तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम सिद्ध करते हैं, और वो जो क्वेश्चन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये भी जो है निरक्षीय स्थिति में भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र समझते हैं कि आखिर हमें इसमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले एक हमें वैद्युत द्विध्रुव लेना है, तो हम एक क्या लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव AB ले लेते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो दो बिंदु आवेश, ठीक है, जिनका परिमाण बराबर होना चाहिए लेकिन आवेश जो उनका डायरेक्शन होना चाहिए वो विपरीत होना चाहिए। यानी दो परिमाण में समान और दिशा में अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इस निकाय को ही क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस क्यू है और यहाँ पर क्या है, तो प्लस क्यू है, और इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं, और इसका जो सेंटर है वो O रहेगा। तो अगर ये यहां से यहां तक की दूरी कितना होता है, 2L होता है, तो यहां से यहां L हो जाएगा, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो L हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में बिंदु O है तो ये दो बराबर भागों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो निरक्षीय का मतलब ऊपर की तरफ, तो मान लेते हैं इससे r दूरी पर स्थित क्या है, एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है। ठीक है, r दूरी पर स्थित क्या है, O से लेकर के r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P हमें लेना है, और वहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस बिंदु को इससे मिलाया है और इसको भी यहाँ बिंदु P से मिलाया गया है। इसका क्या मतलब है, तो जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इनके और इनके बीच का दूरी कितना होगा। तो देखिए ये R है और ये L है। ठीक है, और ये कैसा कोण बन रहा है, कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो ये जो दूरी होगा ये क्या कहलाएगा, तो कर्ण कहलाएगा। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये लंब कितना दिया, R दिया है, और आधार कितना दिया, L दिया है। तो अगर यहाँ पर हमें इसका मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। अब कहेंगे ये कैसे आया, तो समझिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो K स्क्वायर बराबर L का मान कितना दिया है, तो R दिया है, तो R स्क्वायर, A का मान कितना दिया, L दिया है, तो L का स्क्वायर। तो K बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही हमने क्या लिखा है, यहाँ पर उसका मान लिखा गया है। इधर का भी अगर हम मान निकालेंगे तो वही दूरी है। ठीक है, ये L है और ये R है, तो ये भी कितना मिलेगा, तो वही मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका दूरी निकालना इसलिए हमें निकालना पड़ा क्योंकि इसका हमें जरूरत है इस दूरी का। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं कि माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर होगा और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर होगा। तो अगर हम माइनस क्यू के कारण निकालना चाहें तो यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी यहाँ पर अगर कोई धन परीक्षण आवेश है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा। तो मान लेते हैं ये इसकी दिशा इधर है, किसकी दिशा, वेक्टर E1 की दिशा। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू के कारण अभी हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। तो अब इतना हम पहले यहाँ पे हल करते हैं। अब देखिए वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, जो दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, और जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वह कितना है, तो 2L है, तथा वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो कैपिटल K है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस क्यू के कारण निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू के कारण
तो यहां से क्या हो जाएगा, E1 बराबर, ठीक है, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आवेश क्या है तो Q है, अब बटे क्या होता है आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये फार्मूला मैंने सिद्ध कराया है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है, वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी कि इनके बीच का दूरी, इसीलिए देखिए ये दूरी हमें निकालना पड़ा। तो बीच का दूरी कितना है, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी क्या करना है होल स्क्वायर करना है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, या एक लाइन और हल कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो यहां से मिलेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू भाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण हो गया फर्स्ट। अब ऐसे ही क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वही लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2 का मान, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर भी Q ही दिया है आवेश, हमें साइन से कोई मतलब नहीं होता है, बस परिमाण से मतलब है। तो Q बटे आर स्क्वायर यानी कि उसका ही स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर भी क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब इनका हम क्या करते हैं डायरेक्शन यहाँ पे दिखाते हैं कैसा होगा। तो E1 का तो हम लोग डायरेक्शन निकाल चुके हैं, नीचे की तरफ होगा। अगर हम प्लस Q का डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी धन परीक्षण आवेश प्लस ही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसका जो डायरेक्शन हमें मिलेगा कुछ इधर की दिशा में हमें देखने को मिलेगा, यानी वेक्टर E2 की दिशा। तो E1 की दिशा नीचे की तरफ है और E2 की दिशा ऊपर की तरफ है। अब देखिए यहां पर हमने थीटा कोण माना है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जैसा कि अक्षीय स्थिति में किया गया था। सबसे पहले माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लस क्यू के कारण हमें निकालना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए डायरेक्शन का यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा और देखना है कि डायरेक्शन दोनों का परिणामी कहां पर होगा। वेक्टर E1 का दिशा नीचे की तरफ है और E2 की दिशा ऊपर की तरफ है। देखिए अक्षीय स्थिति में क्या था, एक का दिशा दूसरे तरफ था और दूसरे का दिशा दूसरे तरफ था, यानी दोनों विपरीत दिशा में थे, तो उसका जो डायरेक्शन था बड़े में से छोटे को घटाने पर मिलता था। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब एक वेक्टर यानी एक की दिशा अगर ऊपर की तरफ हो और एक नीचे की तरफ हो, तो इनका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है वह इनके बीच से होकर जाता है। यानी अगर हम वेक्टर E की बात करें तो वह E1 और E2 से क्या होगा बीच से होकर जाएगा। तो यहां पर अगर हम थीटा कोण मानते हैं और ये भी थीटा कोण होगा, तो दोनों अगर मिलाकर बात करें तो कितना कोण होगा इनके बीच का, तो 2 थीटा होगा। अब इसके लिए फार्मूला भी अलग होता है, यहां पर ना तो घटाया जाता है और ना ही जोड़ा जाता है। जब दोनों का डायरेक्शन विपरीत दिशा में होता है या एक ही दिशा में होता है तो वहां पर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। लेकिन अगर किसी भी दो वेक्टर का जो परिणामी वेक्टर होता है अगर वह बीच से होकर जाता है तो यहां पर आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। अब वो फार्मूला क्या होता है तो देखिए हम यहां पर लिखते हैं। तो ये हो गया E1 और E2 का मान, और यहां पे देखिए परिणामी अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अगर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की बात करें तो ये बराबर होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ये तो पहले सदिश योग का नियम होता है तो लिखेंगे ही। अब अगर यहाँ पे अगर हमें मान निकालना हो तो E बराबर होता है, इसका फार्मूला रूट में होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 और cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है तो इनके बीच का जो कोण है वह 2 थीटा है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी बीच से होकर परिणामी जाता है तो यही फार्मूला यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए जो E1 का मान है वही E2 का मान है, तो हम ये कह सकते हैं कि E1 और E2 बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि E1 जो है ये बराबर है किसके, तो E2 के, समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2। तो अगर यहाँ पर इसका मान हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, E बराबर हो जाएगा रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह भी E1 रख देते हैं तो ये भी E1 स्क्वायर
प्लस 2E1, E2 की जगह E1 रख देते हैं, क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा। तो E बराबर मिल जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, 2E1 स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 2E1 स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा कैसे हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2E1 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं क्योंकि दोनों जगह पे है। तो E बराबर मिल जाएगा, अगर हम 2E1 स्क्वायर कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे बच जाएगा कितना, तो cos 2 थीटा बच जाएगा। ठीक है, यही बचेगा ना। अब चूंकि हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा की जगह इसका फार्मूला हम रख देते हैं। तो E बराबर मिल जाएगा रूट में 2E1 स्क्वायर, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या है तो 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर मिलेगा रूट में 2E1 स्क्वायर इनटू में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ठीक है, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 आएगा, E1 का स्क्वायर आएगा तो E1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा आएगा तो cos थीटा मिल जाएगा। यहां पर हम बना लेते हैं इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इतना बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले E1 और E2 का मान निकाला गया है, फिर हम उसका डायरेक्शन दिखाए हैं, और मैंने कहा था कि इनका जो परिणामी होगा वह बीच से होकर जाएगा, और जब भी परिणामी बीच से होकर जाता है उसके लिए ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब E1 E2 के बराबर था तो हमने E2 की जगह E1 का ही मान रख दिया, और इसको हल करने पे E बराबर 2E1 cos थीटा हमें प्राप्त हुआ है। तो इसको हम बना लेते हैं समीकरण 3। अब इसके आगे कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा, E बराबर हो गया 2E1 cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहीं पर वैद्युत क्षेत्र का ये मान अभी नहीं निकला है। अभी यहाँ पर देखिए cos थीटा भी आ गया, E1 का मान तो समीकरण 1 से हम रख देंगे, लेकिन cos ऑफ थीटा का मान हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले cos थीटा का मान निकालते हैं। तो cos थीटा का मान आप त्रिभुज से निकालना जानते होंगे, अगर आपने क्लास 10th का त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ा है। तो अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, यल है, और कर्ण का भी मान दिया हुआ है। तो कौन सा त्रिभुज है, APO में। तो लिखेंगे यहां से कि त्रिभुज APO में। ठीक है, APO में। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है तो कर्ण होता है। तो बराबर आधार का मान कितना दिया है तो यल दिया है, बटे कर्ण का मान कितना दिया है तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दिया है। तो ये मिल गया cos थीटा का मान। अब इस cos थीटा का मान हमें क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है, और E1 का मान भी रख देना है। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, E बराबर 2 इंटू E1 का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे रूट में। ठीक है, रूट हट गया था शायद, हाँ हट ही गया था क्योंकि स्क्वायर किए तो रूट हट गया था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था, इनटू में क्या हो जाएगा cos थीटा का मान कितना है यल बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मिलेगा ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि रूट है और यहां पर रूट नहीं है, तो इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 1/2 होता है। कोई भी चीज अगर कड़ी में लिखा है इसको पावर में लिखना चाहते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। तो यहां पर भी क्या करते हैं, इसको उसी तरीके से लिख देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये है Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये पावर में 1 है, इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के अपान में कितना हो जाएगा 1/2। तो दोनों का आधार समान है, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, क्योंकि अगर दो गुणांक में अगर कोई चीज बराबर है, जैसे पावर में 1 है, 2 में पावर में 2 है, तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा x के पावर 3 हो जाएगा। तो ये चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो आएगा 3/2, क्योंकि देखिए 1 प्लस 1/2 है, तो बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q इंटू में L हो जाएगा QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा।
अब जो हम अक्षीय स्थिति में लिखे थे वही लिखना है। क्या लिखे थे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यल का मान बहुत ही छोटा होता है। तो लिखेंगे चूंकि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो होगा ये लगभग बराबर होगा किसके, आर स्क्वायर के ही, क्योंकि यल का मान बहुत छोटा है और हमें आर का वर्ग भी करना है, तो ये नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एल बटे हो जाएगा आर स्क्वायर, पावर में कितना है तो 3/2 है। तो ई बराबर मिल जाएगा 2QL बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर के ऊपर पावर रहता है तो ये गुणा में हो जाता है। इंटू में कितना हो जाएगा 1/r स्क्वायर। चूंकि हमें पता है कि P बराबर क्या होता है 2QL होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का यही फार्मूला होता है। तो E का मान कितना मिल जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इंटू में क्या बच गया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे बचा है P हो जाएगा P बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ना P बटे R स्क्वायर। अब ये फार्मूला अगर वायु के लिए करना होगा तो कुछ करना नहीं है। अगर हम वायु में बात करें तो ये जो K है, K का मान क्या ले लेना है हमें 1 ले लेना है। तो E बराबर फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर। तो दोनों ठीक है। ठीक है, अगर कोई परावैद्युतांक के लिए करना है तो यही फार्मूला यूज करेंगे, और वायु अथवा निर्वात के लिए करना है तो यहाँ पे K को हटा देना है, K का मान 1 हो जाता है। तो यही है अक्षीय निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है और बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।